आज का हमारा विषय है शब्द भेद और पद। तो जैसा कि आपको पता है, शब्द है वो हिंदी के एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि है। पूरा जो हिंदी का जो व्याकरण है वो शब्द पर आधारित है। शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। आप देखेंगे पुस्तक, मेज, सूर्य, गगन, पर्वत, कपड़ा आदि ये सारे वर्णों के मेल से बने हैं और इनका अपना एक ये स्वतंत्र भी है। जैसे पुस्तक शब्द है अपने आप में स्वतंत्र है और सार्थक है, इसका एक अपना अर्थ निकल रहा है। मेज है एक स्वतंत्र है और ये सार्थक है, एक अर्थ दे रहा है। सूर्य है अर्थवान है, गगन है, पर्वत है, कपड़ा है आदि ये सारे के सारे स्वतंत्र और सार्थक हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्दों को सामान्य रूप से शब्द है वो दो प्रकार के कहे जा सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो सा अर्थ जो अर्थ सहित हो, निरर्थक बिना अर्थ के, जैसे रोटी बाटी, खाना वाना, भागना दौड़ना, उठना बैठना, चाहे वाय, तो वाय शब्द है यहाँ पर निरर्थक है। खाना वाना, वाना शब्द है निरर्थक है। तो जो निरर्थक है उनकी कोई गिनती नहीं है। सार्थक जो शब्द है, तो सामान्य रूप से दो भेद हुए, सार्थक और निरर्थक। लेकिन हम यहाँ सार्थक शब्दों की चर्चा करें और सार्थक शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमने पांच आधार उसके मुख्य रूप से किए हैं। वो पांच आधार कौन से हैं? नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर, जिसको आप स्रोत के आधार पर भी मान सकते हैं। दूसरा, रचना के आधार पर, जिसको व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर, ये दूसरा भेद है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर, जिसे आप रूप के नाम से भी जानते हैं, प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर। अगला है अर्थ के आधार पर और पांचवा है परिवर्तन के आधार पर। इस प्रकार से शब्दों के मुख्य जो पांच भेद किए जा सकते हैं। शब्द का जो पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पांच भेद किए जा सकते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी या देशज, चौथा विदेशी या आगत शब्द और पांचवा संकर शब्द। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो पहला वर्गीकरण है, इसके पांच भेद हैं। आइए हम पहला जो है उसकी चर्चा करते हैं। तत्सम शब्द है वह दो शब्दों से बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम पर है समान। तो किसके समान? अर्थात संस्कृत के समान। तो यहां हमारे सामने जो बात निकल के आई है वो ये है, तत्सम संस्कृत के समान, अर्थात जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों अर्थ प्रयोग हो रहा है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संस्कृत से जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए गए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, पुत्र, घृत, शौर्य, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सारे के सारे संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो प्रयोग कर लिए हैं। और दूसरी इसमें महत्वपूर्ण, इसमें आधा शब्द आपको मिलेगा। जैसे सूर्य में रह, अग्नि में गए, पुत्र में इसमें रह, घृत में री की मात्रा, शौर्य इसमें रह। तो इसमें एक और मोटी जो पहचान है, इसमें एक आधा शब्द आपको मिलेगा। तो इस प्रकार के सारे जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला आप देखेंगे तत्सम शब्द के बाद तद्भव। तद्भव, तद प्लस भव, तद बदला हुआ,
बदला भाव हुआ। जो संस्कृत से हिंदी में बदल करके तद्भाव बदला हुआ रूप, जो संस्कृत से हिंदी में बदल करके प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भाव कहलाते हैं। अभी आपने देखा तद्भाव बदला हुआ रूप, जैसे आम्र है, आम्र को बदल कर क्या आम बना दिया गया। पुत्र है, इसको पूत बना दिया गया। अग्नि है, आग। घृत, घी। तो ये सारे के सारे तद्भाव शब्द कहलाते हैं। अगला आप देखेंगे देशी शब्द, देशी या देशज शब्द, जो हमारी स्थानीय भाषाओं से, बोलियों से, उपबोलियों से जो शब्द मिले हैं या आए हैं, तो वो सारे देशज, हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनसे जितने भी शब्द आए हैं उनको देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे चौपाई, खटिया, खुंटी, दराती। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो सारे देशी शब्द कहलाते हैं। अगला है विदेशी आगत शब्द। आगत जो दूसरी भाषाओं से आया हुआ है, जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, वो सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कागज, पेन, चीनी, बारात, अखबार। ये ऐसे शब्द हैं जो भिन्न भिन्न विदेशी भाषाओं से हैं, वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो इनको विदेशी आगत शब्द कहते हैं। अगला है संकर। संकर मिश्रित, जो भिन्न भिन्न भाषाओं से बन करके बने हैं वो मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल अलग है, गाड़ी अलग है। और रेल क्या है? प्लस गाड़ी। गाड़ी हिंदी का है, रेल है वो अंग्रेजी का शब्द है। टिकट, घर। टिकट है वो अंग्रेजी का शब्द है, घर है वो हिंदी का है। तो इस प्रकार के जो भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर के बने हैं वो सारे संकर शब्द कहलाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो भेद है वो रचना के आधार पर है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द का ये दूसरा और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, भेद है। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर तीन भेद किए जा सकते हैं। पहला है रूढ़, जो अपने विशेष, जो अपने एक सामान्य अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है वह रूढ़ शब्द कहलाता है, और जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, पुस्तक, चाय, मकान। आप इसमें और खिलौना, ये अपने विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, टुकड़े करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये सारे के सारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक, दो शब्दों के योग से बनने वाले शब्द। दो शब्दों के योग से बनते हैं इसलिए यौगिक ये शब्द कहलाते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे रेल प्लस
गाड़ी, बैल गाड़ी, पुस्तकालय, विद्यालय। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। बैल प्लस गाड़ी, पुस्तक प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, रेल प्लस गाड़ी। तो इस प्रकार के जितने भी हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इससे अगला योग रूढ़। तो योग रूढ़ है वह अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो अपना जो सामान्य अर्थ है उसको छोड़ करके विशेष अर्थ के लिए जो शब्द जाने जाते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आप देखेंगे उदाहरण के लिए पंकज है, दशानन है, नीलकंठ है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़, जो एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं, जिनको विशेष अर्थ के लिए ही जाना जाता है, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंक प्लस जय, पंक प्लस जय, 10 प्लस आनंद, नील प्लस कंठ। ये कुछ पंख माने कीचड़, जय माने उत्पन्न, पंकज कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो इसका जो सामान्य अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला, उत्पन्न होने वाला कुछ भी, लेकिन यह है सामान्य अर्थ के लिए नहीं, विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है। अर्थात कमल के लिए पंकज शब्द है वो रूढ़ हो गया, योग रूढ़ हो गया, इसलिए यह योग रूढ़ है। दस आनंद है वो किसके लिए रूढ़ हो गया है? बिल्कुल सही, दशानन है वह रावण के लिए योग रूढ़ हो गया है, रावण के विशेष अर्थ के लिए जाना जाता है। नीलकंठ है वो शिव के लिए यह जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करे तो वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अगला भेद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के हैं दो भेद किए जाते हैं, सामान्य अर्थ और पारिभाषिक अर्थ। सामान्य अर्थ जो अपने सामान्य अर्थ के लिए जाने जाते हैं, पुस्तक, विद्यार्थी, पक्षी, रोटी, ये अपने सामान्य अर्थ के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य अर्थी सामान्य अर्थ रखते हैं, ये इनका सामान्य रूप से इनका प्रयोग होता है, सामान्य अर्थ है इनका, सामान्य रूप से इनका प्रयोग होता है। दूसरा है पारिभाषिक, जब शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग न होकर के विशेष अर्थों में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अपने अपने संदर्भ में विशेष पारिभाषिक रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रसायन, निदेशक, उपकरण, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्राचार्य, ये इस प्रकार के पारिभाषिक शब्द हैं जो अपने एक विशेष अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। अगला भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद किए जाते हैं, एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची, विलोम या विपरीतार्थक। हम पहले चर्चा करते हैं एकार्थी, जो एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं, जैसे रेल है, पेड़ है, पुस्तक है, गंगा, हिमालय है, इनका एक ही अर्थ होता है। दूसरा अनेकार्थी, अंशु शब्द है जो अनेक अर्थों के लिए प्रयोग हो रहा है। अंशु भाग, हिस्सा, सूर्य, टुकड़ा, अंश, आत्मा,
तो ये जो शब्द है वो अनेक अर्थों के लिए जाना जाता है। दशा है उसके भी अनेक अर्थ संदर्भ आधार पर, परिस्थिति के आधार पर जिस शब्द के अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं वो सारे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दशा है, अवस्था, समय, तो अनेक अर्थ इसके लिए जा सकते हैं। दशा है, दिशा है, समय है, वो दशा शब्द के अनेक अर्थ है। योग, जोड़, आत्मा परमात्मा का मिलन का जो है योग, समाधि, मेल, मिलाप, तो इस प्रकार से योग शब्द है उसके अनेक अर्थ लिए जा सकते हैं। आम, साधारण, आम का साधारण, और दूसरा अर्थ इसमें लिया जा सकता है अम्र, आम। तो इसके भी इस प्रकार से जो एक शब्द है संदर्भ विशेष में अनेक अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह अनेक अर्थी कहलाते हैं। तीसरा है समानार्थी, समान अर्थ वाले, जिसको हम सब पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। जैसे सूर्य है, दिवाकर है, रवि है, दिनकर है, भास्कर है, तो ये सूर्य के अनेक नाम है, पर्यायवाची है। गगन, आकाश, आसमान, ये इसके अलग अलग इसके पर्यायवाची हैं। पक्षी, नवचर, खगचर, इस प्रकार से एक अनेक उसके पर्यायवाची लिए जा सकते हैं। तो यह पर्यायवाची है, समानार्थी कहलाते हैं। विलोम या विपरीतार्थक, उल्टा अर्थ रखने वाला, अपना पराया, ऊपर नीचे, दाया बाया, जो अलग अलग अर्थ को प्रकट करने वाले हैं वो सारे के सारे विपरीतार्थक होते हैं। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद ये आपने जाने। अगला और पांचवा महत्वपूर्ण जो शब्द का भेद है वह परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर। इस आधार पर शब्द के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी जिनमें विकार, परिवर्तन, और ये परिवर्तन किस आधार पर, जब शब्द का लिंग, वचन, कारक, क्रिया के आधार पर जो परिवर्तन हो जाए, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। मोहन, सोहन, पेड़, ये जितने भी हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, मैं, वह, तू, कौन, इस प्रकार के ये सारे सर्वनाम है। क्रिया, खेलना, दौड़ना, हंसना, बैठना। विशेषण जो विशेषता को प्रकट करने वाला, तीखा, मीठा, लंबा, छोटा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। अगला है अविकारी। जैसे नाम से ही पता चलता है अविकारी, जिसमें कोई विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, अर्थात आप देखेंगे लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा, लिंग, वचन, कारक आदि के द्वारा जिस शब्द में किसी प्रकार से कोई विकार या परिवर्तन ना हो तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ये भी संख्या में चार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार ऐसे हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण तेज, किंतु, ये सारे इस प्रकार। संबंध बोधक या, वह, और, तथा, ऐसे संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय का बोध कराने वाले। और विस्मयादि, अपने हर्ष, हे, अरे, इस पर शाबाश, ये सारे शब्द हैं वो संबंध बोध, विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ये परिवर्तन या रूपांतरण के आधार पर शब्द के चार भेद किए जा सकते हैं। हमने शब्द की परिभाषा, शब्द को जाना, शब्द के अलग अलग जो वर्गीकरण हैं उन पांचों के ऊपर हमने उदाहरण से ही चर्चा की। अब शब्द और पद को लेकर के कई बार भ्रांति हो जाती है, हमें शब्द और पद में अंतर नहीं कर पाते, उसमें क्या अंतर है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। शब्द क्या है हमने उसके ऊपर चर्चा की है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, सार्थक इकाई है, अपने आप में स्वतंत्र और सार्थक है। जैसे सोहन, विद्यालय जाना, गीता पाठ पढ़ना, ये अलग अलग है, स्वतंत्र है और सार्थक हैं, एक अर्थ दे रहे हैं। पद क्या है? पद के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जब शब्द है वो स्वतंत्र न होकर के
व्याकरण के नियमों से बंधा रहता है, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द शब्द न कहला करके पद कहलाता है। आप देखिएगा उदाहरण, सोहन विद्यालय जाता है, तो सोहन विद्यालय जाता है एक वाक्य बना है, तो ये अलग अलग नहीं है, सब मिलकर के एक अर्थ प्रयोग प्रकट कर रहे हैं। गीता पाठ पढ़ती, तो गीता पाठ, ये सारे के सारे शब्द न होकर के पद कहलाते हैं। तो आज का ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा, शब्द, शब्द के भेद और पद के भेद। तो पद के भेद की हम बात करें तो आगे चल करके पद के 4 भेद किए जा सकते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और अंतिम है विशेषण। ये पद है वो 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज का आपने बहुत ही सरल तरीके से समझा। छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सब बच्चों के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज शब्द कौन से हैं, योगमूल शब्द कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों का कितना क्या वर्गीकरण है, इनको लेकर के कंफ्यूजन होता है, समस्या आती है और हम उस एग्जाम में असफल हो जाते हैं। माइनर सी चीजें हैं लेकिन उनको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आज का जो हमारा जो महत्वपूर्ण विषय था व्याकरण का, शब्द और उसके भेद और पद और उसके भेद, उसके ऊपर हमने चर्चा की। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपने शब्दों का जो वर्गीकरण है उसका अच्छे से समझा होगा। अगले विषय को लेकर के हम दोबारा से आएंगे, तो आपने इसको सुना, अच्छे से समझा, अगले विषय के ऊपर हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।